वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो साउंड वेव्स को पढ़ेंगे और इस टॉपिक 10.1 में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स और आ रहे होंगे। प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय वाइब्रेटिंग सोर्सेस, ये भी हमने आज पढ़ना है। लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स, इसे भी पढ़ेंगे। और कंप्रेशन, रेरिफैक्शन और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट। तो ये चारों चीज़ें, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज ही की वीडियो में हमने कवर करनी है और आज ही जो है वो पढ़नी है। और इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन जो आपके पास सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस हैं अब वो मैं वीडियोस के अंदर करा दिया करूँगा आपको, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स में सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं करा दूँगा। तो आखिर में जो ये 3 सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस दिए मैं, इनके आंसर्स भी जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो चैप्टर नंबर 10 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका था, उसकी एक्सरसाइजेज भी मैंने आपको तमाम करा दी थी और तमाम क्वेश्चंस MCQs न्यूमेरिकल्स करा दिए थे। तो वो आप सर्च कर लीजिएगा, आप लिखिएगा चैप्टर 10 MCQs न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर्स एमी इंग्लिश सेंटर, तो वो आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो आ जाएँ, इसको पढ़ते हैं और इसको समझते हैं और वीडियो के आगे जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो मैं आपको वीडियो के दौरान भी देता रहूँगा। तो सबसे पहले जो है वो साउंड वेव को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है या मैकेनिकल वेव है। देखें, साउंड वेव जो है वो मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है। मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव से क्या मुराद है मेरा, कि ये जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव भी है, मैकेनिकल वेव भी है। साउंड जो है वो नहीं प्रोड्यूस हो सकता अगर आपके पास मीडियम ना हो, मतलब साउंड आपको सुनाई नहीं देगा अगर आपके पास बीच में मीडियम ना हो। जैसे कि अगर एयर नहीं होती तो ये जो माइक है ये मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचा पाता, चाहे मैं माइक जितना भी करीब कर लेता। तो मीडियम ज़रूरी है, ये बात तो आपको समझ में आ गई कि ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास मैकेनिकल वेव हो गई। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव से क्या मुराद है, इसके पार्टिकल्स जो हैं, साउंड वेव के पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपके पास पैरेलल होते हैं प्रोपेगेशन ऑफ वेव के। यानी समझ लीजिए ये साउंड वेव है, ठीक है, ये आपके पास साउंड वेव है, ये कंप्रेशन हो रही है, ठीक है। अब रेरिफैक्शन शुरू हो गया, अब रेरिफैक्शन, ठीक है। तो ये जो है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो इस तरह से जो वेव बनती है वो कौन सी होती है आपके पास, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव भी है और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी है। मैकेनिकल वेव इस तरह से है कि इसको जो है वो ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल वेव ये इस तरह से है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन में मोशन करते हैं डायरेक्शन ऑफ वेव के, ठीक है। यानी जिस डायरेक्शन में वेव है, अगर वेव इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो इसके पार्टिकल्स भी जो हैं वो, वेव इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में मोशन करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि मैकेनिकल वेव कैसे पहचानते हैं हम, कि जिसको मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, और लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे पहचानते हैं हम, जिसके पार्टिकल्स और जिसकी वेव्स जो है वो सेम डायरेक्शन में हो। तो आई होप आपका ये जो कन्फ्यूजन था ये तो क्लियर हो गई होगा। अब जो है वो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं साउंड वेव के बारे में। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय वाइब्रेटिंग सोर्सेस। तो देखिए, साउंड वेव आपको पैदा करनी है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको डिस्टर्बेंस पैदा करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ यूँ खड़े रहेंगे और मैं भी यूँ थोड़ी देर चुप हो जाऊँ तो साउंड वेव पैदा नहीं होगी। जैसे कि अभी मैं चुप हो जाता हूँ तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई वेव पैदा नहीं हो रही। तो जब मैं बोल रहा हूँ तो डिस्टर्बेंस हो रही है, यानी जो मीडियम मौजूद है बीच में उसमें जो है वो डिस्टर्बेंस हो रही है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारे दरमियान मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं एयर में, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं और जिससे मेरी आवाज़ माइक तक पहुंच पा रही है। तो यहाँ पर आपको क्या लिख के दिया हुआ इन्होंने, साउंड वेव आर मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन। तो इसके अंदर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो इसके अंदर कंप्रेशन और रेरिफैक्शन होता है। क्रस्ट और ट्रफ्ट का कॉन्सेप्ट इसके अंदर आपके पास नहीं होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि साउंड वेव को पैदा कैसे कर सकते हैं। आप साउंड वेव को मुख्तलिफ़ तरीके से पैदा कर सकते हैं। आप साउंड वेव को जो है वो किसी गिटार से पैदा कर सकते हैं, किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से पैदा कर सकते हैं, या किसी भी चीज़ को किसी चीज़ पे मार के साउंड वेव पैदा कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन साउंड वेव को समझाने के लिए जो एग्जाम्पल ली जाती है ना, वो ड्रम की ली जाती है। ड्रम की आपने देखा होगा, ढोल, जिसे आप ढोल भी कह सकते हैं। तो जो आपके पास ड्रम होता है, जब आप उसको मारते हैं, चाहे वो हाथ से मारें या आप किसी लकड़ी से मारें, तो ड्रम क्या होता है, मैं यहाँ पर एक ड्रम ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये वन साइडेड ड्रम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, आपने अक्सर देखा होगा। तो ये आपके पास आ गया एक ड्रम, ठीक है, ये आ गया आपके पास DRUM, ठीक है, ये आ गया आपके पास एक ड्रम। अब आपने क्या करना है, इस ड्रम के अंदर आपने क्या करना है,
साउंड वेव पैदा करनी है, यानी साउंड पैदा करना है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर या तो अपना हाथ मारेंगे या कोई लकड़ी मारेंगे। तो जब आप इस सरफेस पे, ये जो आपको सरफेस नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हाथ मारेंगे तो अगर आप गौर से देखेंगे ना तो ये सरफेस आगे पीछे होगा, यानी ऊपर नीचे होगा। ठीक है, यहाँ पर इसे कहा गया है बैक एंड फोर्थ, यानी आगे पीछे ये जो है वो ड्रम का सरफेस होगा। तो ये जब ड्रम का सरफेस आगे पीछे मूव करेगा ना तो इसके इर्द गिर्द जो मीडियम मौजूद होगा, यानी जो एयर मौजूद होगी, वो क्या होगी, वो भी डिस्टर्ब होगी साथ साथ, और क्या होगा, साउंड पैदा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर हाथ मारा, यहाँ पर इस ड्रम पे हाथ मारा तो ये ड्रम क्या हुआ, आगे पीछे होने लगा। अब इसके अंदर से क्या हुआ, लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा होने लगी। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा होने लगी जिसमें कंप्रेशन, अल्टरनेटिव कंप्रेशन और रेरिफेक्शन जो है वो पैदा होने लगा। इसी तरह से फिर साउंड जो है वो और ज़्यादा पैदा होने लगेगा। बेसिकली एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, यानी आपने हाथ मारा, आपने ड्रम पे जब हाथ मारा तो क्या हुआ कि ड्रम का जो सरफेस है वो वाइब्रेट हुआ। उसके वाइब्रेट होने से जो उसके इर्द गिर्द मॉलिक्यूल्स थे उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई और वो जो मॉलिक्यूल्स थे वो आगे मोशन करने लगे और हमें साउंड जो है वो सुनाई देने लगा। बगैर मीडियम के साउंड वेव पैदा नहीं होती। अब फॉर एग्जांपल ये है कि सन में जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं। अब सन से जो आवाज़ है न्यूक्लियर रिएक्शन की, क्योंकि आपको पता है जब कोई धमाका होता है तो उसकी आवाज़ बहुत तेज़ आती है, तो सन में जो धमाके हो रहे हैं न्यूक्लियर के, तो उसकी आवाज़ ज़मीन पे क्यों नहीं आ पाती? इसका जवाब आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट में बता दीजिएगा और थोड़ी देर बाद वीडियो में मैं भी बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपने जो है वो बताना है। एक हिंट दे देता हूँ कि वैक्यूम की वजह से नहीं होती। अब एक्सप्लेन आपने कमेंट सेक्शन में कर देना है ताकि आपको भी बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय वाइब्रेटिंग सोर्सेज। व्हेन यू हिट द स्किन ऑफ अ ड्रम इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड इट मूव बैक एंड फोर्थ वेरी क्विकली। तो बस वही बात है कि जब आप ड्रम पे हाथ मारेंगे, आप ड्रम नहीं है आपके पास तो एक परात तो होगा जिसमें आटा गूना जाता है, उसको उल्टा करके रख लीजिए, वो भी एक ड्रम का तरह काम करेगा। अब जब आप उस पर हाथ मारेंगे ना और गौर से देखेंगे तो वो परात की जो स्किन होगी ना, यानी जो उसका सरफेस होगा ऊपर वाला, वो आगे और पीछे होगा, आगे पीछे होगा, जिसकी वजह से आपको साउंड जो है वो सुनाई देगा। तो साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग सोर्स प्लेस इन अ मीडियम। अच्छा, अब मैं ड्रम को जो है ना वो स्पेस में ले जाके बजाता हूँ। ठीक है, स्पेस में ले जाता हूँ और ड्रम बजाता हूँ। तो मैं आपको ड्रम बजाता हुआ दिखाई तो दूंगा, लेकिन कभी भी ड्रम की आपको आवाज़ नहीं आएगी। मेरे पास सोर्स तो है ड्रम, लेकिन वैक्यूम है स्पेस में, मीडियम नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है जिसकी वजह से हमारा साउंड मूव कर पाए। तो इसीलिए साउंड जो है वो मोशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, साउंड वेव जो है वो आगे ट्रैवल नहीं कर पाएगी और एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास मीडियम नहीं होगा। तो साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम नेसेसरी है। अगर आपके पास गिटार है, कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, या आपके पास एक मोबाइल है और उसके अंदर कोई गाना है, अगर आप स्पेस में ले जाके बजाएंगे, यानी स्पेस में ले जाकर उसे सुनेंगे, तो वो आपको नहीं सुनाई देगा, चाहे आप अपने इतना करीब ही क्यों ना कर लें स्पीकर को, क्योंकि बीच में कोई मीडियम नहीं है, इसीलिए नहीं सुनाई देगा। लेकिन अभी अगर मैं सुनूंगा तो बहुत अच्छी आवाज़ आएगी। क्यों? क्योंकि मेरे बीच में जो है वो मोबाइल और मेरे कान के बीच में एयर मौजूद है। ठीक है, तो एयर की वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र होगी मेरे कान को और मुझे जो है वो बातें सुनाई देंगी, जो गाने में म्यूज़िक और लिरिक्स होंगे वो सुनाई देंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आपको इन्होंने कहा है कि एक वेबसाइट का इन्होंने लिंक दिया हुआ है बुक में। अच्छा, ये पीडीएफ जो है वो हमने बुक के थ्रू बनाया है, डायरेक्ट आपको पीडीएफ इन्होंने नहीं दिया था। अगर ये डायरेक्ट पीडीएफ होता तो आप लिंक करते, तो आप यानी अगर आप क्लिक करते तो वेबसाइट पे चले जाते, लेकिन आप सर्च कर लीजिएगा साउंड वेव एक्सपेरिमेंट, तो आपको जो है वो एक एक्सपेरिमेंट दिखाया जाएगा जिसमें साउंड वेव को और अच्छी तरह समझाया जाएगा। ठीक है, ये एक यूट्यूब चैनल होगा बेसिकली, जो कि आपको बोर्ड वालों ने, ये जो जिन्होंने बुक बनाई है उन्होंने कहा है कि आप ये देखें ताकि इससे आपको और अच्छी तरह समझ में आए। बेसिकली एक्सपेरिमेंटली तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब कहते हैं कि अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट in the medium cause of alternating compression and rarefaction that carry the sound further away through the medium। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, साउंड वेव में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कंप्रेशन के फ़ौरन बाद कंप्रेशन आ जाए। ठीक है, ये एक दूसरे के अल्टरनेटिंग होते हैं, यानी पहले कंप्रेशन आएगा, ठीक है, पहले कंप्रेशन आएगा, उसके बाद लाजमी है कि रेरिफेक्शन आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर कंप्रेशन आएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, कंप्रेशन से रिलेटेड सेल्फ असेसमेंट में हमारे पास एक सवाल भी है, उसे भी करेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या हो गया, कंप्रेशन, और ये जो डिस्टेंस है इसे आप कहेंगे वेव लेंथ। ठीक है,
दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन के दरमियान का डिस्टेंस वेवलेंथ होता है और दो रेरिफैक्शन के दरमियान का डिस्टेंस कॉन्जिक्यूटिव, ये भी आपके पास वेवलेंथ होता है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव से क्या मुराद है कि एक के बाद जो दूसरा आ रहा है, मतलब इसके बाद जो फ़ौरन दूसरा कंप्रेशन आ रहा है ना, उसके दरमियान का डिस्टेंस। और इसी तरह से रेरिफैक्शन का भी है। तो कहते हैं कि साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलेट टू द वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो साउंड क्या है? एनर्जी है। बेसिकली आपने सुना होगा कि कान के पर्दे फट जाएंगे, ज़्यादा मत सुनो, ठीक है, ज़्यादा तेज़ आवाज़ मत सुनो। तो कान के पर्दे तो जब भी फटेंगे ना, जब हमारे कान में एनर्जी ज़्यादा जाएगी। तो साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अगर आपसे पूछ ले कोई कि साउंड एनर्जी है या नहीं, तो आप ये नहीं कीजिएगा कि नहीं है, क्योंकि ना आप साउंड को देख सकते हैं, ना वो गर्म होता है, ना वो ठंडा होता है, तो आप बोलें कि भाई एनर्जी नहीं है। नहीं, एनर्जी है। इससे समझ लीजिए कि अगर आप तेज़ साउंड सुनते हैं तो आपको कान में दर्द होता है। अब दर्द तो जब ही होता है ना, जब आपके जिस्म में एनर्जी ट्रांसफ़र की जा रही हो, चाहे वो थप्पड़ के ज़रिए से हो या किसी डंडे के ज़रिए से या किसी चीज़ के ज़रिए से। तो साउंड भी एनर्जी है। ठीक है, जब कान में जाता है तो कान के जो ड्रम होते हैं हमारे यहाँ पर, जो कान में हमारे पर्दा होता है, इसको ये नुकसान पहुँचाता है अगर साउंड ज़्यादा हो। तो इसलिए साउंड क्या है? एनर्जी है। साउंड क्या है? एनर्जी है, याद रखना। ठीक है, अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव। अब तो साउंड वेव का लॉन्गिट्यूडनल नेचर क्यों है, ये हमने यहाँ पढ़ना है। अ साउंड इज़ अ मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव मैंने शुरू में ही बता दिया था ना आपको। द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इज पैरेलल टू वेव मोशन सिमिलर टू द लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस व्हेन अ स्लिंकी स्प्रिंग इज वाइब्रेट पैरेलल टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। अच्छा, अगर आपसे कोई ये पूछे ना कि लॉन्गिट्यूडनल वेव की मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव बताओ कौन कौन सी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, तो साउंड वेव तो हो गई। तो एक हमने स्प्रिंग पढ़ा था, स्लिंग की स्प्रिंग, यानी एक स्प्रिंग पढ़ा था, उसमें अंदर भी आप लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा कर सकते थे। कैसे? कि आपके पास एक ऐसा स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है आपके पास, ठीक है, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है। अब आप इसको जब धक्का दोगे ना आगे की तरफ, तो क्या होगा? ये यूं यूं मोशन करने लगेगा। ठीक है, ये आगे पीछे जो है ये मोशन करने लगेगा। तो ये भी आपके पास क्या होगी? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव सिर्फ साउंड वेव नहीं होती, स्प्रिंग के अंदर भी इसे आप पैदा कर सकते हैं। ऐसे करके और ऐसे करके बैक एंड फोर्थ ये मोशन करता रहेगा। ठीक है, तो साउंड वेव के साथ साथ लॉन्गिट्यूडनल वेव आपको जो है वो स्प्रिंग में भी मिल जाएगी। अच्छा, तो साउंड वेव में क्या होता है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जिस डायरेक्शन में ये वेव मोशन कर रही होती है, पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में होते हैं। मतलब समझ लो ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स भी सामने की तरफ मोशन करेंगे। ठीक है, मोशन करके वापस आएंगे। ठीक है, ये पार्टिकल्स भी सेम डायरेक्शन में मोशन करेंगे वेव के। तो ये हो गया आपके पास वेव और ये हो गया पार्टिकल्स, जो कि मैंने ऊपर भी लिख दिया था। ठीक है, तो ये मैंने समझा दिया था। अच्छा, बहुत सी जगह पे कंप्रेशन जो होता है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पी से। ठीक है, कंप्रेशन को बहुत सी जगह में सी से। ठीक है, कंप्रेशन को बहुत सी जगह पे शॉर्ट फॉर्म में हम किससे लिखते हैं? सी से। तो अक्सर आपको सी लिखा हुआ दिखे तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है रेरिफैक्शन। ठीक है, रेरिफैक्शन को हम जो है वो लिखते हैं एफ से, आर से लिखते हैं। तो जब भी आर लिखा हुआ दिखे आपको वेव के अंदर, तो समझ लीजिएगा वो रेरिफैक्शन है। और रेरिफैक्शन में आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, और कंप्रेशन का मतलब ही आपको पता है कि कंप्रेस करना। तो ठीक है, वहाँ तो डिस्टेंस कम ही रहेगा। अच्छा, अब आ जाओ कंप्रेशन और रेरिफैक्शन। यहाँ पर यही बात लिखी हुई है, आर रीजन्स वेयर एयर प्रेशर इज़ स्लाइटली हायर दैन सराउंडिंग एयर प्रेशर। देखो भाई, कंप्रेशन में क्या होता है कि आपके पास प्रेशर ज़्यादा होता है। आपको पता है प्रेशर, मैं यहाँ पर एक जो है वो, ठीक है, ये मैंने मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर दिए। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर दिए। अच्छा, अब एक और मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर दिए। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ए वाली डायग्राम में कंप्रेशन ज़्यादा है या बी वाली डायग्राम में प्रेशर ज़्यादा है? ए वाली डायग्राम में प्रेशर ज़्यादा है या बी वाली डायग्राम में प्रेशर ज़्यादा है? तो आप बोलेंगे सर ए वाली डायग्राम में प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ज़्यादा करीब हैं और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे कंटेनर की वॉल पर। ठीक है, और बी वाले डायग्राम में प्रेशर कम होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो कम से कम ही फोर्स लगा रहे होंगे। तो इसी तरह से कंप्रेशन में देखें वेव्स कितने करीब करीब हैं, पार्टिकल्स कितने करीब करीब हैं। तो जब पार्टिकल्स करीब करीब होंगे तो प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। अच्छा, जब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होंगे, तो रेरिफैक्शन में क्या होगा कि आपके पास प्रेशर कम होगा। तो आप ये डायग्राम से याद रखिएगा, कभी भी रटने की कोशिश जो है वो नहीं कीजिएगा कि आपके पास कंप्रेशन में जो है वो प्रेशर ज़्यादा होता है और रेरिफैक्शन में जो है वो प्रेशर कम होता है। इसी तरह से डेंसिटी जो है वो कंप्रेशन में ज़्यादा होती है और डेंसिटी जो है वो रेरिफैक्शन में कम होती है। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा, ये चीज़ यहाँ नहीं लिखी हुई, मैं आपको अपने पास से बता रहा हूँ।
तो आर रेरिफेक्शन आर रीजन वेयर एयर प्रेशर इज स्लाइटली लोअर देन द सराउंडिंग एयर प्रेशर। तो रेरिफेक्शन वो जगह होती है जहाँ पर जो है वो एयर प्रेशर कम होता है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग, यानी इर्द गिर्द के। सराउंडिंग क्या होता है कि जिस चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द की चीज़ सराउंडिंग मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक बनाया था ड्रम, ठीक है, तो ड्रम के आस पड़ोस का जो हिस्सा है ना वो क्या है, सराउंडिंग है, ठीक है, उसने घेरा हुआ है इसको, तो आस पड़ोस के हिस्से को सराउंडिंग कहते हैं। और सिस्टम है हमारे पास ड्रम, क्योंकि ड्रम को हम स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर फिजिक्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में ये चीज़ जो है ना इसकी सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं, लेकिन ये यहाँ भी इस्तेमाल हो रही है। अब आ जाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट की तरफ क्यों कह रहा हूँ कि जो भी कन्फ्यूजन थी ना साउंड वेव को लेके सब क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। इस एक्सपेरिमेंट से सब क्लियर हो जाएगी। आप चाहें तो घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन घर पे इतना अच्छी तरीके से हो नहीं सकेगा। उसकी वजह यह है कि आपके पास घर पे जो है ना वैक्यूम पंप नहीं होगा। वैक्यूम पंप क्या होता है, याद रखिएगा, वैक्यूम पंप हमारे पास वो पंप होता है जो कि एयर को अंदर से बाहर निकाल लेता है। एयर जितनी भी होती है ना किसी सिलेंडर में या किसी बोतल में, उसे बाहर निकाल लेता है और अंदर एक वैक्यूम पैदा कर देता है। वैक्यूम यानी अब अंदर कोई मीडियम नहीं है। अगर आप सांस भी लोगे ना नहीं ले पाओगे, क्योंकि ना अंदर कोई गैस मौजूद है ना अंदर कोई मीडियम मौजूद है, ठीक है। तो वो वैक्यूम पंप होता है जो कि एयर को बाहर खींच लेता है। पंप का मतलब भी आपको ये पता है, या तो अंदर की तरफ धकेलना है तो बाहर खींच लेना। पंप का आपको पता है वो दो काम कर सकता है, वो चीज़ को जो है वो ऊपर की तरफ भेज भी सकता है और ऊपर की तरफ से नीचे चीज़ को बुला भी सकता है। लेकिन हम नीचे बुलाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब टंकी के अंदर पानी भरा हुआ है तो वो तो खुद ही हाई पोटेंशियल पे होने की वजह से नीचे आ जाएगा, लेकिन ज़्यादातर पंप का इस्तेमाल ऊपर भेजने के लिए किया जाता है। लेकिन इन केसेस में, एक्सपेरिमेंट के केसेस में क्या किया जाता है कि पंप का इस्तेमाल अंदर से एयर को निकालने के लिए किया जा रहा होता है। और इसी तरह अगर पानी भर जाए किसी घर में तो भी आपने देखा होगा पंप के ज़रिए से बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो पंप पानी को फेंक भी सकता है और बुला भी सकता है, लेकर आ भी सकता है। अच्छा भाई, सबसे पहले तो अपैरेटस समझो, जो लिखा हुआ है वो बाद में समझ में आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल सी एक बॉटल है, सिंपल सी एक बॉटल है आपके पास। चले, मैं इतनी अच्छी डायग्राम शायद नहीं बना पाऊँ, लेकिन फिर भी बना देता हूँ। सिंपल सी एक बॉटल है आपके पास, सिंपल सी एक बॉटल है आपके पास। उस बॉटल के अंदर क्या है, बेल रखी हुई है, बेल, इलेक्ट्रिक बेल। घर आपने देखी होगी, आपके स्कूल के अंदर बेल होती है ना, बस वही बेल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल है। अच्छा, अब इस बोतल के अंदर ना एक ख़ास किस्म का ढक्कन लगाया हुआ है, एक ख़ास किस्म का ढक्कन लगाया हुआ है, जिसे हम कहते हैं कॉर्क, ठीक है, क्रॉक। तो ये जो है वो क्रॉक एक ख़ास किस्म का ढक्कन होता है। आप देखेंगे लकड़ी का ढक्कन होता है। एक ढक्कन तो वो होता है जो कि आप घुमा के बंद करते हैं ना, एक ढक्कन वो होता है जो कि बोतल के अंदर डला हुआ होता है। तो ये क्रॉक वो ढक्कन है। इस ढक्कन की मदद से क्या होता है कि बिल्कुल भी ना एयर अंदर जाती है ना बाहर आती है, और ना ही कोई लिक्विड बाहर आ सकता है। जब एयर ही अंदर नहीं जा पा रही तो लिक्विड तो बाहर आ ही नहीं सकता ना। तो इस ढक्कन की वजह से, इस क्रॉक के ढक्कन की वजह से बहुत ज़बरदस्त प्रेशर क्रिएट होता है बोतल के अंदर, और बिल्कुल भी जो है वो एयर ना अंदर आ पाती है ना बाहर जा पाती है। अंदर वाली एयर ना बाहर जा पाती है ना बाहर वाली एयर अंदर आ पाती है, ठीक है। तो बहुत ही काम का ढक्कन होता है ये, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, इस जार के अंदर, बेल जार इसे जो है वो कहा जा रहा है। इस जार के अंदर क्या रखा हुआ है, इस जार के अंदर हमने एक बेल को जो है वो रखा हुआ है। अच्छा, अब इस जार के अंदर बेल को तो रख दिया है, लेकिन उसको इलेक्ट्रिसिटी तो देनी पड़ेगी ना। तो हमने क्या किया हुआ है, दो तार लिए हुए हैं, ठीक है, दो तार लिए हुए जो कि इस ढक्कन के ज़रिए से अलग अलग होकर एक दूसरे को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे हैं। ये डायग्राम 2D है तो इसमें आपको शायद टच करते हुए लग रहे हो, लेकिन 3D बनाएंगे ना तो एक तार दूसरी तरफ होगा और एक तार बिल्कुल अलग रखा होगा, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। तस्वीर बराबर में मैं बड़ी करके भी चला दूंगा, ठीक है। और अंदर जो है वो बेल रखी हुई है, ये इस तरह से मैं बेल बना देता हूँ, ठीक है, अंदर बेल रखी हुई है। तो ये तार इस तरह से अंदर डाले गए हैं कि एयर बाहर ना आ सके बिल्कुल भी, और ना ही अंदर जा सके। तो ये नहीं समझिएगा कि इस तार की वजह से एयर अंदर आ रही होगी बाहर जा रही होगी। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना एक वैक्यूम पंप है। अब ये असल काम कर रहा है वैक्यूम पंप, ठीक है। अब पढ़ता हूँ, अब एक्सपेरिमेंट समझाता हूँ। तो हमने क्या किया, बेल को बजाया, आपकी छुट्टी हो गई, बेल को बजाया। तो जब बेल को बजाया तो इसके अंदर एयर मौजूद थी, मतलब ये जो आपके पास पूरी बोतल है इसके अंदर से एयर बाहर आ रही थी। वो पंप के ज़रिए से आ रही होगी या सराउंडिंग के ज़रिए से एयर बाहर आ रही थी। तो जब बेल अंदर बजी तो साउंड सुनाई दिया, हमको साउंड सुनाई देने लगा, ठीक है। तो ये जो इर्द गिर्द के मॉलिक्यूल थे ये भी गिलास से टकराए और हमें क्या हुआ, हमें साउंड सुनाई देने लगा। क्यों? क्योंकि अंदर एयर मौजूद है, अंदर एयर मौजूद है, मीडियम मौजूद है, तो हमें
साउंड सुनाई देने लगा, अभी वैक्यूम क्रिएट नहीं हुआ है। चलो अब पढ़ते हैं। साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव that need a material medium such as gases, liquid, solid to propagate due to vibratory motion of particles of the medium that transports sound wave in the form of energy from one point to another. Sound cannot travel through a vacuum demonstrated by the following experiment। अच्छा एक बात और बता दूं, शायद मैंने बताई ना हो कि साउंड वेव जो है वो वाटर में भी मूव कर सकती है, क्योंकि वाटर भी एक मीडियम है, और साउंड वेव जो है वो सॉलिड में भी मूव कर सकती है। और सॉलिड में ज़्यादा मूव करती है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब होते हैं, तो इसलिए साउंड वेव जो है वो सॉलिड में ज़्यादा तेज़ मूव करती है एज़ कम्पेयर टू गैस और लिक्विड। याद रखिएगा, साउंड वेव ज़्यादा तेज़ मूव करती है सॉलिड में, लिक्विड और गैस के कंपेरिजन में। लिक्विड और गैस में मूव कराएंगे तो वेलोसिटी कम होगी, लेकिन अगर सॉलिड में मूव कराएंगे तो स्पीड ज़्यादा होगी इसकी, ठीक है। अच्छा, तो मीडियम के बगैर साउंड वेव आपको पता है मोशन नहीं कर सकती। अच्छा, आप थोड़ा सा और आगे बढ़ो। टेक एन इलेक्ट्रिक बेल एंड एन एयर टाइट ग्लास बेल जार एंड देन सस्पेंड द इलेक्ट्रिक बेल इनसाइड द जार। तो आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक बेल को लटकाया है, गिलास से टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर गिलास से टच कर देंगे ना इलेक्ट्रिक बेल को, तो क्या होगा कि वो गिलास का जो हिस्सा है ना वो भी वाइब्रेट करेगा, और फिर हमें साउंड सुनाई देता ही रहेगा, चाहे अंदर एयर हो या ना हो। तो इसको बेल को लटकाने की वजह क्या है, बेल को हम चाहते तो सरफेस पे रख भी सकते थे, तो बेल को लटकाने की वजह ये है कि जो इर्द गिर्द का हिस्सा है ना वो वाइब्रेट ना करे, ठीक है। वो लटकी रहेगी ना तो इर्द गिर्द का हिस्सा वाइब्रेट नहीं करेगा, इर्द गिर्द के हिस्से से बेल टकराएगी नहीं, तो वो इर्द गिर्द का हिस्सा बचेगा नहीं। क्योंकि देखो, अगर मैंने यहाँ लटकाया हुआ है तो ये नहीं बज रहा, ठीक है, यूँ हिल रहा है तो ये नहीं बज रहा। अब इसी चीज़ को अगर मैं ये करूँ तो ये बच रहा है, ठीक है, अगर ये दीवार से लग रहा है तो इसीलिए इसको बीच में लटकाया है, ना कि दीवार से चिपकाया है। अच्छा, फिर आगे कहते हैं कि टू अ वैक्यूम पम्प। वैक्यूम पम्प भी जो है मैंने बनाया हुआ था, यहाँ पे देख लीजिएगा, VP वैक्यूम पम्प। When and switch on the electric bell, you can hear the sound of the bell coming from inside air and glass material। तो जैसे ही बेल को ऑन किया जाता है तो आपको बेल यानी घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर एयर भी मौजूद है और जो पार्टिकल्स हैं वो भी टकरा रहे हैं गिलास से, तो आपको दोनों सूरत में जो है वो आवाज़ सुनाई दे रही है, क्योंकि अंदर से एयर बाहर आ रही है तो हमें आवाज़ सुनाई दे रही है। अब कंडीशन वन लगाते हैं जिससे आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी बिल्कुल भी, इनसाइड एयर, ठीक है। नाउ स्टार्ट द वैक्यूम पम्प एज द एयर इन द जार इज ग्रेजुअली पम्प आउट। रफ्ता रफ्ता क्या करते हैं, हम एयर को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर जितनी भी एयर है ना उसको बाहर निकाल लेते हैं। कोई भी एयर का पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हम अंदर नहीं छोड़ते हैं, तमाम चीज़ों को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। यू विल हेयर द फेंटियस साउंड। अच्छा, जैसे जैसे एयर कम होती जाएगी ना अंदर से, आपको हल्की हल्की आवाज़ सुनाई देती जाएगी। पहले एयर ज़्यादा थी तो आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही थी, अब एयर कम हो गई है तो अब आपको बेल की आवाज़ भी हल्की सुनाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि बेल मैंने हल्की कर दी है, नहीं, बेल उतनी ही स्पीड में बज रही है जितनी पहले बज रही थी, बस एयर को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। अब एयर बाहर निकलने लग गई ना वैक्यूम पंप के ज़रिए, तो आवाज़ अब कम आ रही है, क्योंकि अंदर जो मीडियम है, जो पार्टिकल्स हैं एयर के, वो कम रह गए। अब क्या करते हैं आगे, अब इसको मैं डायरेक्ट जो है वो ख़त्म करता हूँ। अब क्या करते हैं, हम आगे अंदर से सारी एयर को बाहर खींच लेते हैं, बिल्कुल भी एयर अंदर नहीं रहती, तो आवाज़ आना बिल्कुल बंद हो जाती है। जितनी पहले बज रही थी ना बेल, उतनी ही स्पीड पे अभी भी बज रही है, लेकिन बस तमाम एयर बाहर खींच ली है। सोर्स अभी भी मौजूद है, बेल अभी भी अंदर ही मौजूद है और बज भी रही है, रिंग भी कर रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है बंद कर दिया, रिंग कर रही है। लेकिन बस जो मीडियम जो था ना उसको बाहर खींच लिया है तमाम। अब अंदर कोई मीडियम नहीं है, ना ही कोई एयर मौजूद है और ना ही कोई और मीडियम मौजूद है, बस वैक्यूम में लटकी हुई है एयर। तो बस बजती भी तो नज़र आ रही है, घंटी जो है वो बजता हुआ नज़र आ रहा है, उसका ड्रम, लेकिन आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही है, बिल्कुल साइलेंट है। तो फिर हमें जो है वो ये बात समझ में आ गई कि बग़ैर मीडियम के साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं करेगा, बग़ैर मीडियम के साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं करेगा। सोर्स भी चाहिए, ऐसी चीज़ भी चाहिए आपको जो साउंड पैदा करे और साथ ही साथ बीच में मीडियम भी हो, वरना साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। तो मीडियम चाहिए होता है किसी वेव को ट्रैवल कराने के लिए, तो वो मैकेनिकल हो जाती है, और साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो साउंड वेव मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों हो गई। अच्छा, अब आखिर में लिखा हुआ है कि दीज एक्सपेरिमेंट मेक श्योर दैट द बेल डज नॉट टच द ग्लास। मैंने बताया था ना, ग्लास टच नहीं होना चाहिए।
अगर ग्लास टच हो रहा होगा बेल से तो फिर क्या होगा कि बेल जो है ना वो ग्लास से टकरा रही होगी और मीडियम मिल जाएगा उसको मोशन करने, मीडियम मिल जाएगा साउंड को ट्रेवल करने के लिए। यानी अब बेल जो है ना वो ग्लास से टकराएगी और बाहर तो एयर मौजूद ही है, बाहर तो वैक्यूम नहीं है ना, तो क्या होगा फिर हमें यहाँ से साउंड वेव पैदा होती हुई सुनाई देने लग जाएगी। तो ये बड़ा ध्यान रखना है कि एनर्जी ग्लास में ट्रांसफ़र ना हो रही हो, ग्लास से बेल ना टकराए बिल्कुल भी। एंड दैट द कनेक्टिंग वायर्स यूज आर थिन। अच्छा, कनेक्टिंग वायर भी एक दूसरे से दूर होना चाहिए। अगर वायर एक दूसरे के करीब होंगे तो बेल बजने पे वो भी हिलेंगे, तो फिर भी हमें साउंड सुनाई दे सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को हमें देखना होगा। एंड प्रिवेंट द साउंड एनर्जी फ्रॉम being transmitted through the glass and wires to the outside of the jar as the hammer vibrate vigorously। तो ये बस ध्यान में रखना है कि इस तरह ये एक्सपेरिमेंट हो गया है, सिंपल एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। तो अब आ जाता हूँ मैं अपने सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन पे। वाई प्रेशर इज़ ग्रेटर एट कंप्रेशन और कंप्रेशन रीजन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया था कि इसका मैं सॉल्व भी शेयर कर देता हूँ ताकि आपको जो है ना वो आसानी रहे कि क्यों जो है वो ज़्यादा आपके पास प्रेशर होता है कंप्रेशन में। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, इसलिए प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ये लिखा हुआ है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपेगेट in the form of compression and rarefaction through a medium. A compression is a region where the particles of the mediums are tightly packed. Tightly packed यानी बहुत करीब करीब होते हैं together. So it is a region of high density and high pressure. तो एक दूसरे के पार्टिकल्स के करीब होने की वजह से उसमें प्रेशर भी ज़्यादा होता है और डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है। पहले भी समझा दिया था। अच्छा, मैंने ये बताई थी कि सन से धमाकों की आवाज़ ज़मीन पे क्यों नहीं आती। तो इसकी वजह क्या है कि सन और ज़मीन के दरमियान वैक्यूम है, तो वैक्यूम में तो साउंड ट्रेवल ही नहीं करता क्योंकि मीडियम ही नहीं है बीच में। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि बीच में वैक्यूम ना रहे तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इतनी तेज़ साउंड वेव हमें मिलेगी, इतना तेज़ साउंड हमें मिलेगा क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे हैं उसके अंदर, न्यूक्लियर जो है वो धमाके हो रहे हैं। तो जब ये धमाके हमें सुनाई देंगे तो हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे और हम ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है। इतना तेज़ हमें आवाज़ आएगी। तो हम धमाके होते हुए देख तो सकते हैं सूरज में ख़ास कैमरों की मदद से और ख़ास तरीक़ों से, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी हमें कभी भी, ठीक है, क्योंकि मीडियम नहीं है, सन और ज़मीन के दरमियान एक वैक्यूम है। वाई कैन वी नॉट हेयर द एक्सप्लोजिव साउंड प्रोड्यूस इन द सन। तो वही बात है, क्यों नहीं सुन सकते हैं हम सन में होने वाले धमाकों को। जो सन में धमाके हो रहे हैं उसको हम क्यों नहीं सुन सकते। ऑन अर्थ वी कैन नॉट एक्चुअली हेयर द सोलर साउंड। सोलर साउंड यानी सन में जो धमाके हो रहे हैं ना उसके साउंड को सोलर साउंड कहा जाता है। उन्हें सन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें सोलर कहा जाता है। जैसे सोलर पैनल सन की रोशनी से बिजली बनाएगा, ठीक है। बिकॉज द साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू आउटर स्पेस, साउंड वेव कैन ओनली पास थ्रू गैस लाइक द एयर और लिक्विड लाइक द ओशन, बोथ ऑफ विच आर एब्सेंस इन आउटर स्पेस। तो आउटर स्पेस यानी जो ज़मीन के बाहर जो जगह है, आउटर स्पेस भी कहते हैं उसे हम, तो उधर जो है ना ही लिक्विड है, ना ही सॉलिड है और ना ही गैस मौजूद है, तो जिसकी वजह से वहाँ होने वाले धमाके हमें सुनाई नहीं दे रहे होते हैं, ठीक है। कैन साउंड ट्रेवल थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड। क्या साउंड ट्रेवल कर सकता है सॉलिड और लिक्विड से। साउंड ट्रेवल मोर क्विकली थ्रू सॉलिड। साउंड ज़्यादा तेज़ ट्रेवल करेगा सॉलिड से दैन थ्रू लिक्विड एंड गैस। लिक्विड और गैस के मुकाबले में, यानी अगर लिक्विड से साउंड को मोशन कराओगे तो हल्की मोशन होगी और जो है गैस में साउंड मोशन करेगा, साउंड वेव मोशन करेगी तो हल्की मोशन करेगी। लेकिन अगर साउंड वेव जो है वो मोशन करेगी आपके पास सॉलिड से तो ज़्यादा तेज़ मोशन कर पाएगी, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब होते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा अच्छी तरीके से मोशन करा पाते हैं। बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड आर क्लोजर टुगेदर एंड देयरफॉर कैन ट्रांसमिट द वाइब्रेशन एनर्जी फास्टर। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ज़्यादा करीब होते हैं, तो जब उनमें एनर्जी को ट्रांसफ़र करोगे यानी साउंड को ट्रांसफ़र करोगे तो वो ज़्यादा तेज़ी में साउंड वेव को आगे पहुंचाएंगे और ज़्यादा अच्छी तरीके से साउंड वेव ट्रैवल करेगी। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने आपको तमाम टॉपिक्स कराए और ये एक डेफिनेशंस भी करा देता हूँ। साउंड वेव इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग सोर्स। साउंड वेव पैदा की जाती है वाइब्रेटिंग सोर्स को वाइब्रेट करके, यानी किसी भी सोर्स को मार कर धक्का देकर वाइब्रेट कर, ठीक है। प्लेस इन अ मीडियम। अगर मीडियम में है तो, यानी अगर मीडियम में वो चीज़ रखी है तो ही साउंड वेव पैदा होगी, वरना आपको साउंड वेव कभी भी सुनाई नहीं देगी, साउंड वेव पैदा नहीं भी हो पाएगी, ठीक है। ठीक है, जैसे कि ड्रम की मैंने एग्जांपल दी थी। अब मैं इस बोट को है, अब बोट के दरमियान अगर वैक्यूम पैदा हो जाए तो अगर मैं बोट पे हाथ मारूंगा आपको सुनाई नहीं देगा।
जैसे कि मैं माइक पे अगर हाथ मारूंगा तो भी सुनाई नहीं देगा अगर वैक्यूम होगा, एयर नहीं होगी। लेकिन अगर वैक्यूम नहीं है तो मैं माइक पे आवाज़ में हाथ मारूंगा, वाइब्रेशन करूंगा, साउंड वेव पैदा होगी, सुनाई देगी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर कुछ ना ही समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।